हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस चैप्टर 7 गति यानी मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 का नेम है हमारा गति यानी मोशन। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा गति क्या होता है, हमारा विराम क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन। हमारा रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु होती है, जैसे कि जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, जैसे कि कोई वस्तु है वो एक स्थान पर कहीं रखी हुई है और मतलब टाइम चेंज हुआ लेकिन जो उसकी स्थिति है वो चेंज नहीं हुई, वो वहीं की वहीं रखी रही, तो उसको हम लोग बोलेंगे विराम, की जो वो वस्तु है वो विराम अवस्था में है। ओके, और गति क्या होगा? जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि वह वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में है? गति अवस्था में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज नहीं करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं विराम अवस्था में। और गति अवस्था ये हुई जब कोई वस्तु होती है, जैसे वो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह वस्तु है जो वो गति अवस्था में है। ओके, इसका अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा दूरी और विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। गति के दौरान वस्तु द्वारा प्रयोग की गई पथ की लंबाई, जो जब हम लोग गति करते हैं जैसे कि, तो जो वस्तु के द्वारा प्रयोग की गई पथ की कुल लंबाई को तय करने के लिए जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दूरी या डिस्टेंस। ओके, और हम लोगों का विस्थापन क्या होगा? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। जैसे कि कोई वस्तु है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है उसके बीच जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। तो हम लोगों का दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो गति होगी मतलब दूरी होगी वो होगी हमारी कुल लंबाई, और जो विस्थापन होगा वो होगा हमारा प्रारंभिक और अंतिम समय की न्यूनतम दूरी होगी। ओके, इसके बाद ये हम लोगों का एक पॉइंट दिया है, विस्थापन कभी भी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। ओके, क्योंकि जो दूरी होती है वो कुल दूरी होती है और जो विस्थापन होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। ओके, अब ये हम लोग देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारी दूरी है तो वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती हो, मतलब कि कोई पथ है तो वो शुरू से लास्ट तक जब वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलता हो तो उसकी माप को हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी माप को हम लोग बोलेंगे दूरी। ओके, और जो हमारा विस्थापन होगा, विस्थापन में हम लोगों का क्या होगा? विस्थापन की स्थिति प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी होती है। जो वास्तविक स्थिति होती है तो उसमें प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ओके, तो हम लोगों का दूरी में हुआ कि जो कुल दूरी होती है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं, और जो हमारी न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारी दूरी होती है वो हमारी एक अदिश राशि होती है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में सकती है। और जो हमारा विस्थापन होता है वो होता है हमारा एक सदिश राशि होता है। ओके, इसके बाद थर्ड हमारा डिफरेंस होगा, यह हमेशा धनात्मक होती है। जो हमारी दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, वो कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और जो हमारा विस्थापन होता है यह कई इकाई धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। मतलब कि जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ओके, इसके बाद जो दूरी होती है किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। जो दूरी है वह किसी भी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। मतलब कि जो दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और जो उसका मापन होगा वो विस्थापन से अधिक भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो हमारा विस्थापन है इस इकाई का मापन तो दूरी के मापन के बराबर होगा, फिर भी कम होगा।
जो हमारा विस्थापन है, इस इकाई का मापन जो होगा इसका, वो या तो दूरी के बराबर होगा या तो दूरी से कम होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा अंतर दूरी और विस्थापन में। इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे, एक डायग्राम है हम लोगों के सामने। जैसे कि हमारी जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है हमारा विश्रामावस्था और सेकंड होता है हमारा गतिज अवस्था, मतलब कि विश्राम अवस्था और हमारा गतिज अवस्था। ओके, जो हमारा गतिज अवस्था होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक समान गति और सेकंड है हमारा असमान गति। ओके, अब ये जो हमारा असमान गति होता है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा त्वरण गति और सेकंड होता है हमारा मंदन गति। ओके, इसके बाद जो त्वरण गति होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये समान त्वरणीय गति और ये होगा असमान त्वरणीय गति। और जो हमारा मंदन गति होगा ये भी होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें होगा समान मंदित गति और ये होगा असमान मंदित गति। ओके, इसके बाद जो गति के समीकरण होते हैं वो एक होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। ओके, और जो हमारा एक होता है s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक होता है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, जो ये होगा हमारा प्रथम समीकरण होगा और जो ये हमारा दूसरा समीकरण होगा और ये वाला जो होगा हमारा तीसरा समीकरण होगा। और जो हमारी गति के समीकरण होते हैं वो हो सकते हैं वृत्तीय गति भी हो सकती है और एक त्वरित गति भी हो सकती है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे हमारा एक समान गति और असमान गति क्या होता है। जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। ओके, जब हम लोग एक समान गति देखेंगे तो जो हमारी गति होगी वो हमेशा एक समान होगी। जैसे कि 5 मीटर ये हुआ, 5 मीटर ये हुआ, 5 मीटर इधर भी चला और 5 मीटर इधर भी चला, तो ये हमारी गति कैसी हो गई, एक समान गति हो गई, एक समान तरीके से चल रही। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे असमान गति क्या होगा। जब हम लोग किसी दिशा में चलेंगे तो जब जैसे कि ये चला 6 किलोमीटर, उसके बाद चला 4 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद मान लो और 3 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ भी जब ये अलग अलग चाल दी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग असमान गति। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है या स्पीड कहलाती है। एक टाइमिंग होती है, उसमें जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ओके, और जो हमारा चाल का एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे वस्तु की औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा वस्तु की औसत चाल होता है, जैसे कि तय की गई कुल दूरी को कुल समय में के अनुपात में हम लोग औसत चाल बोलते हैं। जैसे कि कोई कुल दूरी है और कुल समय का जो हमारा एवरेज अनुपात होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे औसत चाल। ओके, जैसे कि हमारा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम लोग देखेंगे चाल और वेग का वास्तविक अर्थ। जो हमारा चाल होता है और वेग होता है उसमें क्या हमारा अंतर क्या होता है और ये अर्थ क्या होता है इसके इसके। जो हमारी चाल होती है तो जो गति की दर होती है उसको हम लोग चाल बोलते हैं। जैसे कि हमारी गति की हम लोगों ने, जैसे कि इस दिशा में हम लोग गति कर रहे हैं तो हम लोग गति की हम लोगों ने 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो जो वस्तु की चाल हुई हमारी वो हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जब हम वस्तु का वेग निकालेंगे तो हम लोगों को इसके लिए दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हम लोगों ने जो 5 मीटर प्रति सेकंड गति की वो किस दिशा में की, तो जैसे कि हम लोगों ने गति की पश्चिम की ओर। ओके, तो अब हम लोगों को वेग बताने में हम लोगों को दिशा भी उसके साथ में बतानी पड़ेगी। जैसे कि 5 मीटर प्रति सेकंड की पश्चिम की ओर गति की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ओके, जैसे कि ये हमारा दिया है वस्तु का वेग, एक निश्चित दिशा में चाल को हम लोग वेग बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे औसत वेग बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है। जो हमारा औसत वेग बराबर होता है वो होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें यूज होगा। अब हम लोग देखेंगे त्वरण हमारा क्या होता है। त्वरण जैसे कि हम लोग किसी दिशा में, जैसे कि हम लोग यहाँ से चले 1 सेकंड में चले 2 मीटर प्रति सेकंड चले। ओके, 1 सेकंड में चले 2 मीटर। इसके बाद हम लोग ए से बी तक चले 4 मतलब कि 1 सेकंड में चले 4 मीटर प्रति सेकंड चले। ओके, इसके बाद बी से सी चले 6 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद सी से डी चले
8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और ये जो हमारा डिफरेंस है यहाँ पे वो 1-1 सेकंड का ही है, और ये जो हमारी टाइमिंग है ये हमारा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये जो हमारा एक परिवर्तन हो रहा है वेग का, ये परिवर्तन हो रहा है और एक टाइमिंग के अनुपात में हो रहा है। जैसे कि ये एक टाइमिंग तो इसकी सेम है 1 सेकेंड ही, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग त्वरण क्या बोलेंगे, जो हमारा इसमें त्वरण होगा वो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ओके, जैसे कि जो हमारा त्वरण बराबर होता है वो होता है वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय या टाइमिंग। तो इसका हम लोग फॉर्मूला, जो त्वरण होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो वेग परिवर्तन होगा वो v माइनस यू अपॉन टी, समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो हमारा त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक, और यदि विपरीत दिशा में हो तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ओके, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का त्वरण, जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है उसका जो त्वरण होगा वो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।